कानपुर में ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। हल्द्वानी में गोलापर इलाके में 2 कारों के बीच लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। कार सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप में लगाई गई थी। बड़कोट में जखोल सांकरी मोटर मार्ग पर मलबे में दबा वाहन, समय रहते वाहन चालक ने भागकर बचाई अपनी जान। मलबा आने से मार्ग 3 जगह से हुआ बंद। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन का आरोप, बच्चे के पिता ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। दबंगों के जमीन कब्जाने से परेशान परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। सीएम आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या करने से रोका। मैनपुरी में बदमाशों ने स्कूल पर फायरिंग कर दी, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शहर कोतवाली के भदावर हाउस का मामला। सीतापुर में घर में सो रहे दंपति पर बदमाशों ने की फायरिंग, गोली लगने से पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी। हरदोई में नहर से बरामद हुए पति पत्नी के शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। माधोगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर यादपुर में मिला शव। औरैया में खाने को लेकर विवाद में बाराती, ग्रामीणों में मारपीट, बिन दुल्हन के वापस लौट रही थी बारात, पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। बिजनौर में दबंग ग्राम प्रधान ने एक परिवार की ही घर उजाड़ने की धमकी दे दी और पीड़ित परिवार ने मकान बिकाऊ का पोस्टर। नोएडा में चल रहे अवैध खनन पर पुलिस की छापेमारी, एसीपी और एडीसीपी की छापेमारी से पूरे क्षेत्र में मची भगदड़। बरेली में आरोपी ने ठगे निवेशकों के पैसे, पुलिस ने ठग और उसके साथी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम के बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में 18 से ज्यादा मुकदमे। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ा, लूट की वारदात के बाद से फरार चल रहा था बदमाश। अमरोहा में पुलिस ने गो तस्करों की अवैध कमाई से एकत्रित की गई 73 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। मोहल्ला कुरैशी के गैंगस्टर के आरोपी की 5 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया। मेरठ में पशु तस्करों की पुलिस ने संपत्ति कुर्क की, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, बड़ी कार्रवाई। देवरिया रेलवे स्टेशन से एक महिला समेत 2 सोना तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 26 लाख के सोने के 17 बिस्कुट गिरफ्तार, कमरे में बांध कर लेकर के जा रहे थे सोने के बिस्कुट। दिल्ली स्थित यूपी भवन में महिला के साथ यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने आरोपी राज्यवर्धन सिंह परमार को जेल से पकड़ा और पुलिस ने छेड़खानी के अलावा रेप की धारा को भी जोड़ा। फर्जी पते पर असला देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, सुनवाई के दौरान गवाह पलटा, कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार, मिला प्रभार, डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ मिला अतिरिक्त प्रभार। हारी हुई 14 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा का महामंथन, भाजपा दफ्तर पर बड़ी बैठक का आयोजन, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी, विधानसभाओं के प्रभारी भी हुए शामिल। पहलवानों के धरने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज, ट्वीट किया, लिखा, इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है, कल गंगा में मेडल विसर्जित करने के लिए गए थे पहलवान। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान निकली बालिग, दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, ब्रिजभूषण पर पॉक्सो की धारा हटा सकती है पुलिस। सपा ने तैयार किया भाजपा की घेराबंदी का प्लान, मौजूदा सांसदों की वादा खिलाफी की लिस्ट बनाएगी सपा, लोकसभा सीटों से डेटा जुटा रही है समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के बाद सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। हल्द्वानी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, बीजेपी पूरी तरह से तैयार, सामने किसी तरह की कोई चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पत्र ने बढ़ाई उत्तराखंड सरकार की चिंता, वाह्य सहायता योजनाओं की धनराशि की सीमा 9900 करोड़ रुपए तक। पिथौरागढ़ के राड़ीखूटी गांव में रामगंगा नदी में जेसीबी से खुलेआम किया जा रहा था अवैध खनन, गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन बना है मूक दर्शक। रुद्रप्रयाग में शॉर्ट सर्किट की वजह से रास्ता भटके श्रद्धालु और रामबाड़ा और लिंचोली के बीच फंसे 4 तीर्थयात्री। जोशीमठ में सड़क का हादसा और घायल श्रद्धालुओं को चौकी प्रभारी लाम बगड़ ने अपने निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल, सभी यात्रियों ने चमोली पुलिस का धन्यवाद। 1 जून को पर्यटकों के लिए खुलेगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी, पार्क प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियों को पूरा किया, कल हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को घाघरिया की वन विभाग की चौकी से किया जाएगा रवाना। पौड़ी में 4 धाम की यात्रा में लगाई गई पुलिस जवानों की ड्यूटी, कांवड़ यात्रा को लेकर की गई कानून की व्यवस्था। औरैया में महिलाओं का चला हाई वोल्टेज ड्रामा, रेप पीड़िता के परिजन अपने साथ चलने का डाल रहे थे दबाव, पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में मेट्रो के काम के बीच आ रहे मंदिर को हटाने पर विवाद, मंदिर न हटाने को लेकर कार्यकर्ता अड़े, कानपुर सेंट्रल सिटी साइड रिजर्वेशन काउंटर।
अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर की रैली निकालने को लेकर दो पक्षों में पथराव, कई लोग घायल, थाना मडराक क्षेत्र के गांव समस्तीपुर का। आगरा में नवजात शिशु की मौत पर हंगामा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया बिजली काटने का आरोप, मलपुरा कस्बे का। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते सीएचसी में मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। सीएचसी चालू न होने की वजह से मरीज हो रहे दिक्कत का सामना, 30 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। बाराबंकी में बदलता मौसम और अस्पतालों में बढ़ने लगे मरीज, चिकन पॉक्स, सनबर्न और स्किन रोग के मामलों में इजाफा, फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की भी लगी लाइन। जालौन में प्रमुख सचिव परिवहन ने सड़क सुरक्षा और अभ्युदय योजना को लेकर की बैठक। वेंकटेश्वर लू ने सड़क सुरक्षा के लिए दुर्घटना बहुल स्थान पर स्पीड ब्रेकर्स लगाने के निर्देश दिए। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सोनाली सीमा पर बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंडपोर्ट का शिलान्यास कल, पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे शिलान्यास, सभी तैयारियां। गाजियाबाद को देश में जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2023 में मिला पहला स्थान, जल शक्ति मंत्रालय ने इसी महीने की रिपोर्ट जारी। ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट का औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया निरीक्षण, टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रनवे के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से तैयार हो रही है रामलला की मूर्ति, दिसंबर तक साज सज्जा के साथ तैयार हो जाएगा राम मंदिर का प्रथम तल, मकर संक्रांति से होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। मसूरी में तेज बारिश के बाद कैंपटी रोड पर आया मलबा, मार्ग बाधित होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रानीखेत के ऊंचाई वाले क्षेत्र चौबटिया में ओलों के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान, खेत में लगी हुई फसल बर्बाद। पौड़ी में आसमान में काले बादल छाने के बाद हुई तेज बारिश और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित, बारिश होने से तापमान में भी गिरावट। देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, छाता लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित, झमाझम बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। कर्णप्रयाग और उसके आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश से बढ़ी सर्दी, जून के महीने में गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं लोग। केदारनाथ धाम सहित निचले इलाकों में देर रात से हो रही बारिश, बाबा के भक्त बारिश के बीच भी दर्शन के लिए कतार में लगे। 1 जून के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बड़कोट में 2 दिन से लगातार बारिश और बारिश के बीच भी यात्री उत्साहित होकर पहुंच रही यमुनोत्री यात्रा, तापमान में करीब 10 डिग्री तक गिरा। बिजनौर में 4 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट को दिया अंजाम, हथियारों की नोक पर परिवार को बंधक बनाया, लाखों की लूट। भाजपा ने बहुत पहले से ही 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी 2024 में वापसी की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए पार्टी ने एक कार्य योजना भी तैयार की। अपने चुनावी प्लान के तहत समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया, अधूरा की बात छोड़िए, शुरू ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यह हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्षेत्रीय स्तर पे किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पे किया था, क्या प्रदेश स्तर पे किया था। इस प्लान के तहत अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का डेटा तैयार करवा रहे हैं, जिसमें उस सीट से मौजूदा सांसद और उसके कार्यकाल से जुड़ी जानकारियां होंगी, जैसे क्षेत्र में सांसद के 5 बड़े काम, सांसद के 5 अधूरे वादे, क्षेत्रवासियों की 5 बड़ी मांगे, सीट का जातीय और सियासी समीकरण। लेकिन सपा की सियासी कसरत को भाजपा बेमतलब बता रही है। पक्ष के लिए सत्ता पक्ष की नाकामियां ही मुद्दा होता है, तो समाजवादी पार्टी जुटा रही है, लेकिन वो नाकामियां बताएंगे और हम उपलब्धियां बताएंगे। दरअसल यूपी में लगातार मिल रही जीत भाजपा के इस आत्मविश्वास की बड़ी वजह है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2014 से अब तक लगातार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी इस आक्रामक रणनीति से 2024 में वापसी करने में कामयाब हो पाएगी। समाजवादी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सूबे की सियासत में उबाल आ चुका है। भाजपा लगातार तंज कस रही है सपा पर, तो ओवैसी ने भी अखिलेश पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। 2024 में लोकसभा की जंग को लेकर समाजवादी पार्टी अपना पॉलिटिकल ट्रैक बदलते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाने के मूड में है। पार्टी 9 जून को नैमिषारण्य से चुनाव अभियान का आगाज करने वाली है। इसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के कारण तमाम पार्टियां भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने के लिए मजबूर हो रही हैं। सांस्कृतिक गौरव की तरफ तो इसके प्रमुख किरदार तो हम लोगों ने किए ना, हम प्रामाणिक हैं इसमें। सभी लोग इस दिशा में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तीर्थस्थलों को मीटिंग कर रहे हैं, ये तो ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी करे तो हमारी ही राह पर चल रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी सपा के इस दाव को आड़े हाथों लिया, जनता को धोखा देने की बात कही। अरे भाई, आप में बीजेपी में फर्क क्या बताइए ना, नहीं दिखाएंगे, मगर आपको दिखाना है कि मोदी से बड़े हिंदू हम हैं।
और इसीलिए हम ये सब चीजें करते रहेंगे। वहीं सपा सॉफ्ट हिंदुत्व से अलग इस कार्यक्रम को धर्म विशेष न बताते हुए इस जगह को सामाजिक और ऐतिहासिक बताया और कहा कि सपा भाजपा की तरह दिखावा नहीं करती। राजनीति का मुद्दा कभी धर्म नहीं हो सकता। ये घिनौना खेल केवल भाजपा कर सकती है। हम जनहित के मुद्दों के साथ राजनीति में जनता के बीच में जाते हैं। 24 की जंग को लेकर यूपी में भाजपा की नजर मिशन 80 पर है, जिसमें 14 सीटों की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने के लिए भाजपा एक खास प्लान बना रही है। 2024 की जंग को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां पार्टी 9 साल की उपलब्धियों पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं मिशन 80 के लिए अलग अलग मोर्चे पर भी कमान संभाल ली है। पार्टी रेड जोन की 14 सीटों के लिए स्पेशल प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में मंथन हुआ। जहां पिछली बार यूपी में हारी हुई 14 सीटों को जीतने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ। हम 64 जीते थे 2019 में, 2 जीत चुके हैं सीटें जब रामपुर और आजमगढ़ की खाली हुई तो 66 हो गई। अब 14 सीटें जो बची हुई हैं वो तो 14 हमारी हैं ही। तो चुनाव होना बाकी है, वोट पड़ना बाकी है, कमल खिलना बाकी है, हमें पूरा विश्वास है। भाजपा की इस बैठक में 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी और उस क्षेत्र के विधानसभाओं के प्रभारी भी मौजूद रहे, जिनसे पार्टी पदाधिकारियों ने इन सीटों का फीडबैक लिया, बूथ मजबूत करने पर फोकस किया। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ चल रही है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और हम ये भी जो 14 सीटें हैं इसको भी जीतने की पूरी योजना है और जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। 2024 में भाजपा ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। 2019 में भाजपा ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जून 2022 में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर कब्जा किया। इसके बाद अब मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली समेत बाकी बची 14 सीटों के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति तैयार की जा रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए फैसले से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार वाली हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए थे, जिसे वाराणसी जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। दिन है, आज हमारे सनातन धर्मों की सच्चाई सामने उभर के आई है। कब तक ये लोग हमारी सच्चाई को छुपा रहे थे और अब सच्चाई हमारे सामने दिन पे दिन पर्दा उठता चला जा रहा है। मंदिर है और मंदिर रहेगा। फिलहाल वादी महिलाओं को ज्ञानवापी परिसर में साल में 2 बार श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिली है और अब इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की नियमित पूजा की याचिका पर भी सुनवाई होगी। उत्तराखंड पर फिर से मौसम खराब हो गया है। लगातार हो रही बारिश से चारधाम की यात्रा पूरे तरीके से प्रभावित है। फिलहाल यमुनोत्री की यात्रा रोकी गई है और लोगों से मौसम के हिसाब से ही यात्रा की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में फिर से जमीन खिसकने लगी है, पहाड़ दरकने लगे हैं। ये तस्वीर है बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे की, जहां पर डबरकोट में पहाड़ी से धूल के गुबार के साथ पत्थर गिर रहे हैं। चारधाम की यात्रा के बीच कुदरत का ये रंग श्रद्धालुओं की कड़ी परीक्षा ले रहा है। हालांकि खराब मौसम के बीच चारधाम यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं का जोश हाई है, लेकिन खराब मौसम और दरकते पहाड़ प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक यात्री बस भी चपेट में आई है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही सीटीओ के माध्यम से लैंडस्लाइड के दौरान यात्री वाहनों को रुकवा दिया। वहीं धारचूला में भी लैंडस्लाइड से तवाघाट लिपुलेख मोटरमार्ग बाधित हो गया, जिससे आदि कैलाश यात्रा करने वाले लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे में पहाड़ पर यात्रा के दौरान इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। भले ही प्रशासन और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन वक्त वक्त पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में टिकैत के विरोध के बीच बृजभूषण शरण सिंह के मामले में एक नया ट्विस्ट आया। दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि आरोप लगाने वाली पहलवान बालिग है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान की उम्र को लेकर संदेह है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिग है। पुलिस जांच में आरोप लगाने वाली पहलवान के स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। बहरहाल आरोप लगाने वाली पहलवान अगर बालिग निकलती है तो ब्रिजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिलेगी और उनके ऊपर से लगी पॉक्सो की धारा हट सकती है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना, अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं। दूसरी तरफ करीब 40 दिन से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। और देखिए, दिल्ली में पहलवानों के विरोध के बीच ब्रिजभूषण सिंह अपने आरोपों के खिलाफ लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ मामले को हरियाणा चुनाव कनेक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाराबंकी में जनसभा करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फिर से हुंकार भरी। हरिद्वार में मेडल गंगा नदी में बहाने को लेकर पहलवानों को चुनौती दी और कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिला तो फांसी चढ़ जाऊंगा। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रिजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। वहीं इस दौरान जनसभा में मौजूद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मामले का हरियाणा चुनाव कनेक्शन बताया और विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। हमारी उन बेटियों को जो पहलवान है उनको कहीं ना कहीं उकसा करके जब मुकदमा दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई तो मामला समाप्त हो जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन इसको लगातार चलाने का काम किया गया। हरियाणा में चुनाव है, मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, हरियाणा का चुनाव होने के बाद कोई भी धरने पर नहीं आएगा। बता दें कि मंगलवार को ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हरिद्वार में धरना दे रहे पहलवान गंगा नदी में मेडल प्रवाहित करने गए थे, जिन्हें बीकेयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समझा बुझाकर शांत कराया था। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने फटकार लगाते हुए पहुंचे प्रधानपति और ग्रामीणों को वापस लौटा दिया और कहा कि प्रधानपति नहीं, प्रधान को लेकर आओ तब समस्या सुनेंगे। रायबरेली में जनता के बीच पहुंची अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने महिला प्रधान के नाम पर धौंस जमा रहे प्रधानपतियों की जमकर क्लास लगाई। प्रधान जी तो काय डाल रहे थे लोगों को जाने से पहले, मेरी सीआईडी पहले से घूम रही थी। ऐसा नहीं है मैडम, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोग वहाँ खड़े थे मैडम अपने रोड पे, मैम हम लोग अपने रोड पे खड़े थे। नहीं सर, इससे नहीं पूछा, इससे पूछो, इससे बात करो। जनता की तुम्हारे जी हाँ, तो प्रधान नहीं हो ना। और जैसे ही सांसद स्मृति ईरानी को पता चला कि तस्वीर में दिख रहा ये शख्स प्रधान नहीं है बल्कि प्रधानपति है, तो स्मृति ईरानी ने इसे जमकर फटकार दिया। प्रधान नहीं हो ना, पहले तो ये दुरुस्त करो, ये जो प्रधान है उसको लाओ। ये प्रधानपति वाली व्यवस्था, सांसद पति दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रधानपति क्यों दिख रहा है? चलो प्रधान को भेजो, जिसको जनता ने वोट दिया है उसको लेके आओ। बता दें कि ये तस्वीर है रायबरेली के नसीराबाद की, जहां सीएचसी पहुंची स्मृति ईरानी ने महिला चिकित्सक अंकिता आचार्य के खिलाफ जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए और इसी दौरान स्मृति ईरानी ने लोगों की फरियाद सुनी, लापरवाहों को खूब हरी रोटी भी सुनी। एक बार फिर से योगी सरकार ने आईपीएस विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया। कार्यभार संभालते विजय कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही। यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी आईपीएस विजय कुमार को बनाया गया है। ये लगातार तीसरी बार है जब प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिला है। आरके विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के बाद सीएम योगी के आदेश पर आईपीएस विजय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद विजय कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंचे और आरके विश्वकर्मा से चार्ज लिया। विजय कुमार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस को प्राथमिकता बताया। कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2017 से संगठित अपराध एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि आईपीएस विजय कुमार तीसरे कार्यवाहक डीजीपी बने। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी के साथ अतिरिक्त प्रभार मिला। जनवरी 2024 में विजय कुमार रिटायर होंगे। इस बार भी यूपी को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल पाया है। पिछले 1 साल से कार्यवाहक डीजीपी के हाथ में सूबे की कमान है।
अब चर्चा है कि विजय कुमार के रिटायरमेंट के बाद स्थायी डीजीपी के नाम पर फैसला हो सकता है। आर के विश्वकर्मा की विदाई के बाद प्रदेश को एक और कार्यवाहक डीजीपी तो मिल गया, लेकिन अब अखिलेश और कांग्रेस दोनों यूपी में लंबे समय से पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति न होने पर सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं। यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी की बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति होने पर एक बार फिर से विरोधी सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्णकालिक डीजीपी नहीं होने की वजह से पुलिस महकमा असमंजस की स्थिति में है। इससे गंभीरता का पता लगाया जा सकता है कि जब डीजीपी स्थायी नियुक्त नहीं कर पाए तो अपराध कैसे रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, बातों से अपराध नहीं रुकता, ईमानदारी से उसके लिए काम करना पड़ता है। आपका लगभग 1.5 साल हो गया डीजीपी नियुक्त न कर पाना, ये दर्शाता है कि आप उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर हैं और उस पर कितना काम कर रहे हैं। यूपी के पुलिस महकमे को 21 महीनों में 4 डीजीपी मिल चुके हैं। 30 जून 2021 से 11 मई 2022 तक मुकुल गोयल डीजीपी रहे। इसके बाद डीएस चौहान 12 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक इस पद पर रहे और आर के विश्वकर्मा 1 अप्रैल 2023 से 30 मई 2023 तक डीजीपी रहे। लेकिन इसी बहाने अब अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया। पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर से फिर से पूछताछ करना चाहती है। प्रतापगढ़ की जेल में बंद अतीक और अशरफ के हत्यारों से जेल में पूछताछ के लिए एसआईटी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, क्योंकि हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को अभी भी घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। एसआईटी ने इसके लिए बाकायदा प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है और जैसे ही कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी, प्रयागराज पुलिस की एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाएगी। जेल जाकर वहां पर इन तीनों शूटरों का नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। तमाम ऐसे अहम बिंदु हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जिन पर इन शूटरों से पूछताछ की जानी है। एसआईटी को मालूम करना है कि बिना मोबाइल सनी और दूसरे शूटर्स के बीच कैसे होता था संपर्क। गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को दी थी जिगाना पिस्टल। गोगी गैंग से जिगाना मिली ये तो गिरसान पिस्टल कहां से आई। अतीक अशरफ पर देसी पिस्टल से किसने की थी फायरिंग। शूटर सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाला शख्स आखिर कौन था। फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाने में मददगार कौन है और डमी कैमरा और चैनल की आईडी उन्हें कहां से मिली। लेकिन पूछताछ में भी अगर शूटर्स ने सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो फिर एसआईटी तीनों शूटर्स का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। सीएम योगी के आदेश पर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने एक और चोट की है। नोएडा पुलिस ने 15 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने पोश इलाके में एक घर के अंदर चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। करीब 150 करोड़ की 30 किलो ड्रग्स के साथ मौके से 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया। 2 मंजिलों पर कमर्शियल रूप से ऑपरेशनल इस लैब के अप्लायंसेस पकड़े गए हैं। 30 किलो 900 ग्राम शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म का MDMA मेथ ड्रग पकड़ा गया है। रॉ मटेरियल पकड़े गए हैं। अर्ध निर्मित ड्रग पकड़ा गया है। मौके से 3 विदेशी मूल के नागरिक भी पकड़े गए हैं। ये लोकल रूप से NCR, दिल्ली NCR में और प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में इनके सप्लाई नेटवर्क के सबूत मिले हैं। साथ ही साथ देश के बाहर भी कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजे जाने के हमको सबूत मिले हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा में ड्रग सप्लाई और निर्माण का काम तेजी से बढ़ रहा है। 16 मई को भी पुलिस ने 300 करोड़ की 46 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की थी और 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इस गिरोह के मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने मित्रा सोसाइटी में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां MDMA ड्रग्स और कच्चा माल बरामद किया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स का ये धंधा और कितनी जगह पर उभर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।